Welcome you all. My name is Suraj Dubey. Today we are going to discuss a new chapter, which is chapter number 4 in NCERT book, Linear Equation in Two Variables. This chapter is very important और आगे चलकर ये चैप्टर 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। 3 वेरिएबल्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स वगैरह वो सब 11th-12th में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फॉर क्लास 9th जो इसमें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जो जस्ट नेक्स्ट ईयर आपके लिए 10th में आने वाला है, उससे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये मैंने अपनी जो पॉलिनोमियल्स वाली क्लास है उसमें मैं भी बताई है, और इनफैक्ट चलिए आज भी बताऊंगा कि वेरिएबल्स हम कैसे पता लगाएंगे और क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चंस भी और हमने चैप्टर भी किया हुआ है। अगला है डिफरेंट कंडीशंस फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, डिफरेंट कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशंस अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम को, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बजाय हमने जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो क्या था। जब आप एक वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो क्या था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि x रुपीज के 5 मैंगोज हमने लिए, या ऐसे कहूं कि मैं ऐसे लिख दूंगा 50 रुपीज़ के हमने 5 मैंगोज लिए, तो एक मैंगो का प्राइस 1 मैंगो, यानी एक मैंगो का, एक आम का प्राइस क्या होगा। मान लीजिए मैंने सपोज कर लिया x रुपीज़ पर मैंगो। अभी एक मैंगो का क्या प्राइस है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन 5 मैंगो हमने 50 रुपए में लिया है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखूं 5 इंटू एक्स, ध्यान से देखिए 5 इंटू एक्स, यानी अगर हमने 5 आम खरीदे हैं और एक आम x रुपए का है, तो 5 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 50, क्योंकि अगर x रुपए में एक आम आता है तो 5 आम कितने में आएगा, 5x में। ये देखिए क्लास 8th की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और मैं इस अगर 50 को इधर लेके आऊं तो 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जो किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। और लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, जहां पे x का पावर कितना है, 1। x का पावर कितना है, 1 है। तो x का पावर 1 कहने का क्या मतलब है, डिग्री कितनी है x की पावर 1 का मतलब डिग्री कितना है, 1। तो अगर आप कंपेयर करें तो ax प्लस b से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपको मिलेगी 5 एंड b की वैल्यू आपको मिलेगी -50। तो आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक है, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, तो आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, वेरिएबल वो चीज है जो अननोन है, मतलब हमको उनकी वैल्यूज नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू वो हमको पता लगानी है, एंड दे कैन चेंज, और वो क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल्स टू, मैं अभी y इंसर्ट नहीं करूँगा। अच्छा मान लीजिए, चलिए इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ये क्या था, अगर एक आम का दाम है, ये एक मैंगो का प्राइस है, यानी मैंगो का प्राइस है, अगर ये एक मैंगो का प्राइस है, तो अगर एक मैंगो का प्राइस 10 रुपीज़ है तो 5 मैंगो का कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़, जो कि हमने अभी किया है, ये रहा। लेकिन अगर मैं इसी x की वैल्यू बदल दूं, इस x की जगह पे कह दूं कि 20 रुपीज़ का अब एक मैंगो है, नाउ 1 मैंगो इज ऑफ 20 रुपीज़, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट, देन पॉलिनोमियल p ऑफ x विल बी 5 इंटू 20 विच मस्ट बी इक्वल टू 100 रुपीज़। तो हुआ क्या,
अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो टोटल वैल्यू क्या हो जा रही है चेंज, माने एक वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, अगर x को हम चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही। तो ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या है, जो अननोन है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विद टू इन वन वेरिएबल, ये रहा लीनियर इक्वेशन, ये उसका जनरल फॉर्म है और कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, वेरिएबल इंट्रोडक्शन। अब आती है हमारी डिफरेंट कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जस्ट आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो लाइन है सॉरी, जिनको हम एक्सेस बोलते हैं, एक्स डैश, जिसको ये हमारा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से अलग अलग जगह पे, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैं बी ले लूँ और ये पॉइंट सी ले लूँ, इस पॉइंट को मैं डी मेंशन कर दूँ। इन सभी पॉइंट्स पे पहुँचने के लिए आपको दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती थी, एक x की और एक y की। ऐसे ही एक x की एक y, इसमें भी एक x और एक y। इसमें तो भाई देखिए यहाँ पे x है और ये रहा हमारा y। तो अगर मैं इनको डॉटेड लाइन से बना दूँ ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि हमें अगर कोई पॉइंट दिखाना होता है प्लेन में तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 3D प्लेन की। 3D में हमको 3 की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी प्लेन एक्स वाई है और उसमें इन पॉइंट्स को दिखाने के लिए हमको कितने वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लाइन की इक्वेशन देखेंगे किस तरीके से 2 वेरिएबल कंटेन करके। दूसरी चीज़, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप ऐसा समझिए कि आपको 2 वेरिएबल की जगह एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज करिए दो टीम है, टीम ए एंड टीम बी। ये टीम ए है और टीम बी है। इन दोनों टीम के जो ओपनर हैं, मतलब सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, मान लीजिए एक प्लेयर का नाम है P1 और टीम बी के प्लेयर का नाम है P2। इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी पारी खेली है, इन दोनों ने मिलकर 150 रन्स बनाए। इन्होंने अपनी इनिंग्स में कितने बनाए वो नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि ये जितना भी बनाए होंगे उन दोनों का सम कितना होगा, 150। अब आप मुझे ये बताइए इस प्रॉब्लम को आप कैसे लिखेंगे, इस प्रॉब्लम को एज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आप कैसे लिखने वाले हैं? आप लिख पाएंगे इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में? जरूर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 वेरिएबल की। जैसे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि प्लेयर 1 ने x रन्स बनाए हैं, तो प्लेयर y रन्स बनाया होगा, जो प्लेयर 2 है वो कितना होगा, y रन बनाया होगा, और इसी x रन और y रन को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 150। यानी आप सोच के देखिए, अगर प्लेयर 1 100 रन बनाया होगा तो ये कितना बनाया होगा, 75। अगर इसने 75 बनाया होगा तो ये भी कितना बनाया होगा, 75। अगर इसने 80 रन बनाया होगा तो ये कितना बनाएगा, 70। कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम को 2 टीम हैं, उस प्रॉब्लम का अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है तो आपको 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू आपको नहीं मालूम है कि दोनों प्लेयर कितने रन्स बनाए हैं, एक ने कितने बनाए, दूसरे ने कितने बनाए, आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़, अब आप मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल नंबर 3 अगर मैं लिखूँ, आपका एक फ्रेंड है, आपका एक दोस्त है, वो मार्केट गया, वो मार्केट जाने के बाद क्रिकेट का बहुत शौकीन है, क्रिकेट वगैरह खूब खेलता है, ठीक है ना। आप भी बहुत खेलते हैं क्रिकेट देखने वाले भी लोग हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट का बहुत शौकीन है, तो वो बैट और बॉल खरीदने गया है। तो 5 बैट खरीदता है और 8 बॉल्स खरीदता है। ध्यान से देखिए, 5 बैट खरीदता है और 8 बॉल, और दोनों का टोटल कॉस्ट वो पे करके आता है 4500। 4500 रुपया वो टोटल भर के आता है। 5 बैट और 8 गेंद, 5 बैट और 8 गेंद की कीमत वो 4500 रुपये पे करके आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि बैट कितने का था, एक बैट कितने का था?
तो 5 बैट की कीमत क्या होगी, या मैं आपसे सेपरेटली पूछूं 1 गेंद की कीमत क्या है तो 8 गेंद की कीमत क्या हुई, आप अलग अलग बताइए। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं तब जब आपको 1 बैट और 1 बॉल की कीमत पता हो कि 1 बैट कितने का है। अगर 1 बैट की कीमत आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई 1 बैट की कीमत 500 रुपये 700 रुपये है, तो मैं 5 जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 5 35। अगर 1 बैट 700 रुपये का है तो 5 बैट 3500 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर हमको पता हो तो ना, हमको तो मालूम ही नहीं है, तो जो चीज़ मालूम ही नहीं है उसी को तो वेरिएबल कहेंगे, वो बदलेगा, वो अननोन है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इस चैप्टर में अलग अलग टेक्निक आपके एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चंस दिए होंगे एक्सरसाइज में, जिसमें आपको ये सीखना होगा कि मैं उन गिवन फॉर्मूले को, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं कैसे एज अ 2 वेरिएबल में बनाऊंगा। ये 2 वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, इन 2 वेरिएबल में मैं उस प्रॉब्लम को कैसे लिख सकता हूँ। तो आपको ज़्यादातर अपनी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना, वो इस कंडीशन में बनानी है कि जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और अगर उनको आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं, वेरिएबल्स को आप पहचानना और लिखना। जैसे क्या होता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, या आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा, जब भी स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन आता है, इन लीनियर इक्वेशन को अभी हमें मेथड पता चल जाएगा, मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन एज प्रॉब्लम आ जाए, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन आ जाएं, एरिया पेरीमीटर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना, एजेस के जो प्रॉब्लम है, उन सब जगह पे क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमको समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन को हम फॉर्मुलेट नहीं कर पाते। यानी क्वेश्चन का जो वेरिएबल क्या एज्यूम करना है, किस तरीके से हमको लिखना है, वही हमसे नहीं बनता है। तो वो कॉन्सेप्ट अपने को बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि अगर 5 बैट है तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं 1 बैट की कीमत 1 बैट प्राइस x रुपीज़ ले लीजिए, x रुपीज़ पर बैट, और यही बॉल की कीमत, बॉल्स प्राइस y रुपीज़ पर बॉल ले लीजिए। तो अगर एक गेंद x रुपए का है तो 1 बैट 5 रुपए का, x रुपए का है, फिर से एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 5 बैट कितने के होंगे, 5 इंटू एक्स यानी 5x का, और अगर एक बॉल y रुपीज़ का है तो 8 गेंद 8 इंटू वाई रुपीज़ के होंगे यानी 8y, और यही दोनों क्या होंगे, टोटल कॉस्ट, यानी 5x प्लस 8y यानी 5x प्लस 8y मस्ट बी इक्वल टू क्या, 4500। ये आपका क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। तो जरा देखिए, ऐसी कंडीशन में हमको 1 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इसको 2 वेरिएबल में भी बना सकते हैं, 1 वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ भैया, कैसे कन्वर्ट करोगे आप मुझे बताइए। अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा एक बॉल का प्राइस x रुपीज़ है, एक बैट का, तो टोटल बैट की प्राइस हो गई 5x, तो मैं क्या करता हूं 4500 में से ये 5x घटा दूंगा तो ये प्राइस हो जाएगी बॉल की 4500 में। हाँ, ये बेशक प्राइस हो जाएगी बॉल की, लेकिन कितनी होगी, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। जहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो आपको जहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो टोटल आपको 2 इक्वेशन भी चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि 1 वेरिएबल प्रॉब्लम क्या है, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम क्या है, 3 वेरिएबल प्रॉब्लम क्या है, आगे बताया जाएगा। 1 वेरिएबल प्रॉब्लम ये होता है जिसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू एज्यूम करनी है और आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। 2 वेरिएबल प्रॉब्लम वो होते हैं जिनमें आपको 2 अननोन होता है और आपको 2 वेरिएबल मान के सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको कंडीशन दी जाएगी ताकि आप इस x की और इस y की दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएं, ठीक है ना। और 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हो। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी
जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x और y ही क्यों लिया गया है, और कोई वेरिएबल क्यों नहीं? आगे आएगा, अगर आपको x y नहीं लेना है तो मोस्ट कॉमन होता है x y लेना, और इजी है हमेशा सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में। अदरवाइज आप जो भी मानना है, जैसे एज्यूम करना ही है, तो ए यू प्लस बी डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 0 ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका वेरिएबल u और w है, a और b को भी मान सकते हैं आप, अपोजिट कर दीजिए, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप कह दीजिए नहीं, हमारा वेरिएबल a और b है, x एंड वाई एक्स कॉमा वाई एंड c हमारे कांस्टेंट हैं, नहीं रियल नंबर्स हैं। बट जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड ए एंड बी सी आर रियल नंबर्स एंड बोथ ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। वाई? ये कंडीशन क्यों लिखी गई है भाई, ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0? क्या मतलब है इसका? ए और बी दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ, मान लीजिए ए ही 0 हो गया, तो ये तो x वाला पार्ट पूरा खत्म, केवल बचेगा बी वाई प्लस सी। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन टू वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, वो नहीं है अब ये दो वेरिएबल में थोड़ी नहीं है, तो एक ही वेरिएबल बचा y ना। ऐसे ही अगर y वाला 0 हो जाता है तो ये बचेगा ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये भी तो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ वन वेरिएबल का, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये दो कंडीशन दिया है कि a और b इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो a, b और c इन तीनों की वैल्यू आपको बतानी है। क्या क्या लिखेंगे? a, b एंड c की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? तो कंपेयर करिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। कंपेयर करिए, ए की जगह पे आपको कौन दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये ए एक्स है, तो एक्स तो अपनी जगह पे मीट कर रहे हैं, और ए की जगह पे आपको कौन दिखाई पड़ रहा है? √3। तो अगर एक्स की जगह पे √3 दिखाई दे रहा है तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया? √3। वाई अपनी जगह पे मीट कर रहे हैं, वाई बिल्कुल मैच कर रहे हैं, लेकिन इस प्लस बी की जगह पे आपको कौन दिखाई पड़ रहा है? -4। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -4। सी की जगह पे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई। यहाँ पे अगर सी है जो कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, और इधर राइट हैंड साइड में क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है? 8। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 8 है, तो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमेशा आप राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे पहले, तब कंपेयर करेंगे। तो 0 कैसे आएगा? +8 को अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -8। नाउ यू कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आप अब कंपेयर करें तो आप देखेंगे a की जगह पे आपको √3, b की जगह पे आपको -4, यानी a की जगह पे आपको √3, b की जगह पे -4, और c की जगह पे आपको क्या दिखाई देगा? -8। तो हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन भी अलग अलग ढंग के, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें किस तरीके से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपको समझने के लिए। देखिए क्या है, पहला वाला क्या है? 9x इक्वल टू y -8। तो पहले इसको बनाएंगे कैसा? ax by/c माने इक्वल के इस तरफ। देखिए ये इक्वल है, इसके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो ये 9x है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो यानी y को हमें इधर लाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -5। इस -8 को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये +8 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। ये तो आपको आता ही है ना कि बैलेंसिंग करना। क्या करेंगे? इधर से इस तरफ अगर साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो अब आप कंपेयर करिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो आप पाएंगे ए की जगह पे कौन दिखाई दे रहा है भाई? ए की जगह पे कौन है? 9। बी की जगह पे कौन है? -1।
ये थोड़ा सा समझिए भाई, कई लोगों को इसमें समस्या है। जैसे ये है -y और ये है +y, यानी ये +y ये -y, तो ये y -y हुआ कैसे? जाहिर सी बात है इस y में हमने -1 का मल्टीप्लाई किया है, तभी तो ये -y हुआ है। तो ये जो हिडन है, दिखाई नहीं पड़ता, यही क्या है? -1। जैसे आप 8 लिखते हैं तो 8 के डिनोमिनेटर में आपको 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये हिडन है, दिखाई नहीं पड़ता। 8 के सामने आप प्लस साइन लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको हिडन है, आपको खुद से अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? b की वैल्यू क्या हो गई? -1 और c की वैल्यू क्या हो गई? +8। c की वैल्यू कितनी हो गई? 8। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे 7x है, तो x वाला पहले लिखना है, y वाला बाद में, तो ये 7x को ऐसे ही रहने दीजिए। √3y को उस तरफ ले जाइए तो क्या हो गया? -√3y, और -6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +6, तो इक्वल्स टू 0 इधर बचेगा ना। मतलब √3y उधर ले गए, -6 उधर ले गए, तो राइट हैंड साइड में आपने ये लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख दिया 0। तो अब की बार लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया और राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज हो गए। तो कोई बात नहीं, इसको इंटरचेंज करके हम इधर से उधर लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको इधर, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 0 के इक्वल है, तो ऐसे लिख दिए 7x -√3y +6 = 0। अब आप कंपेयर करिए, a की जगह पे कौन है? 7, b की जगह पे कौन है? -√3, और c की जगह पे कौन है? 6, ठीक है ना। तो आई होप मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझना है। तो a की जगह पे 7, b की जगह, ये क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इन चीज़ों को समझना, ठीक है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये है 3x - 7y, तो ये हो गया 3x - 7y = 0, ऐसे लिख लेंगे ना। 7y को इधर लाएंगे तो 3x - 7y, लेकिन थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3x - 7y + 0 = 0। ऐसे क्यों लिखा है भाई? क्योंकि हमको a तो दिखाई पड़ रहा है, a 3 है, यानी जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो a है, जो y के साथ मल्टीप्लाई है वो -7 है, यानी वो b हो गया -7। लेकिन c तो है ही नहीं, तो c की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0। तो c हमारा क्या हो जाएगा? 0। चौथे कंडीशन में देखिए, चौथे कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं? ये 9x है, ये -4/7y है, और इस -8 को इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -4/7, a की वैल्यू आप 9 लिखिए और b की वैल्यू आप -4/7 और c की वैल्यू 8 लिख दीजिए। यानी a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -4/7 और c की वैल्यू आप क्या लिख दीजिए? 8। एक काम आप और कर सकते थे, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते तो एलसीएम हो जाता 7, 1 से 7 को डिवाइड करते तो 9 7 = 63x, माइनस 7 से 7 डिवाइड होगा तो 4y, प्लस 1 से 7 डिवाइड होगा तो 7, 8 7 = 56 = 0। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर और इसका इधर, तो ये क्या बन जाएगा? 63x - 4y + 56 = 0, क्योंकि 7 0 × 0। अब इस हिसाब से ये वाली इक्वेशन यही तो है, क्योंकि इसी से तो हम ये लाए हैं। तो इस कंडीशन में अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 63, b की वैल्यू कितनी हो गई? -4, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो देखा जाए तो जो डिनोमिनेटर में था, जिस कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो क्या हो जा रहा है? वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 8 7 = 56 और 9 7 = 63। बट कोई बात नहीं, कंपैरिजन आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। पहले x का करेंगे, फिर y का करेंगे, और फिर कांस्टेंट c का करेंगे। इसमें थोड़ा सा देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसमें 2 वेरिएबल दिख ही नहीं रहे। कोई बात नहीं दिख रहे हैं तो एक ही का है, तो आप इसको ऐसे लिखिए ना, 9x - 5 = 0। 5 को उधर ले जाइए तो 9x - 5 हो गया। तो आप ऐसे भी लिखिए 9x + 0y - 5 = 0। तो इसमें क्या है? हमारा एक कोफिशिएंट, मतलब एक वेरिएबल ही मिसिंग है। बट अगर कंपेयर करना चाहें तो a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू क्या हो गई? -5। तो आई होप हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में
आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो था कि किस तरीके से जनरल इक्वेशन लिखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तो वो वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई और दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा। पढ़ाई करिए पूरे मन से, एकदम जम के, ठीक है ना। शिक्षा एक क्रांति है। किस टाइप की क्रांति है? अच्छा ज्ञान, अच्छा समाज। देखिए, जहाँ के युवा, जहाँ के यूथ, जिस कंट्री के लोग पॉजिटिव माइंडसेट के हों और पॉजिटिव तरीके का एटीट्यूड हो, एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी पॉजिटिव ही रहती, ठीक है ना। बिल्कुल हमें हिम्मत नहीं हारना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते रहना है, 9th-10th में ही सीरियसनेस लानी है, ठीक है ना। पढ़ाई करिए, एंजॉय भी करिए, ऐसा नहीं है, घूमिए टहलिए, थोड़ा मस्ती भी करिए, दोस्तों के साथ रहिए, लेकिन एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ सही रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर जो भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जितना भी आप सभी लोग अभी तक प्यार दिए हैं, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बस अपने नॉलेज में, अगर आपको इंक्रीमेंट लगता हो कि, और आपको लग रहा हो कि हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सही है और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो आप हम मुझ में ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटे और आपका पूरा कंटेंट डिलीवर हो। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वीडियो को कंप्लीटली देखा करिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा डिलीवर हो, ठीक है ना। आप तक पहुंचेगा कि मैंने क्या क्या बताना चाहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। इसका पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो जल्दी ही आपको अपलोड होगा, ठीक है ना। थैंक यू।